देखो भैया, पहला सवाल है आज का। ये कह रहे हैं कि जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में असफल रहता है, उस रोग को कहा जाता है। अंधापन है, बर्धानता है, रतौंधी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बर्धानता कहते हैं, सब बच्चों को पता है। तो बर्धानता कहते हैं इसको, बर्धानता। बर्धानता एक आनुवांशिक बीमारी है। और देखो क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बर्धानता वैसे इसे अंग्रेजी में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस। देखो, हीमोफीलिया हुआ, कलर विजन हुआ, ये सब आनुवांशिक बीमारी है। तो पहला सवाल तो यह है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है कैसी बीमारी है। तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है। और इस आनुवांशिक बीमारी की खास बात यह है कि इसमें रंगों का आभास नहीं होता। तो इसमें व्यक्ति को रंगों का खास तरह से लाल व हरा, रंगों का आभास नहीं होता। आभास नहीं होता। लाल रंग में और हरे रंग में अंतर समझ में नहीं आता कि कौन सा इसमें लाल है और कौन सा रंग हरा है। ठीक है, अंतर नज़र नहीं आता है। ये बताया जाता है कि कलर विजन यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है मेनली। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी लाइन है। एक को हम बोलते हैं टाइट्रोनोपिया। टाइट्रोनोपिया, इसके बारे में कहा जाता है, इसमें होता है हरे रंग की अंधता। हरे रंग की अंधता। एक होता है, एक मिनट, इसमें होती है नीले रंग की अंधता। मतलब नीला रंग पहचान नहीं पाता, इसमें नाम है उसका टाइट्रोनोपिया। ये भी कलर विजन का एक प्रकार है। एक होता है प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया को बोलते हैं हम लाल रंग की अंधता। लाल रंग की अंधता। लाल रंग में अंतर समझ में नहीं आता इसमें। और एक होता है ड्यूटेरोनो। ड्यूटेरोनोपिया। इसमें होती है हरे रंग की अंधता।
हरे रंग की अंधता। जरूर याद रखें, इम्पोर्टेंट बन जाएगा। कलर विजन के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है टाइट्रोनोपिया, इसमें नीले रंग में पहचान नहीं होती। एक होता है प्रोटेनोपिया, लाल रंग की पहचान नहीं होती। और एक होता है ड्यूटेरोनोपिया, इसमें हरे रंग की अंधता होती है, हरे रंग की पहचान नहीं होती। इसमें बताया जाता है ये जो कलर विजन है, यह बीमारी अधिकांश पुरुषों में होती है। अधिकांश पुरुषों में होती है तथा महिलाएं इसका वाहक होती हैं। मतलब कैरियर का मतलब यह है कि माँ से बच्चे में पहुंचती बीमारी है। ठीक है, तो इसकी वाहक कौन होती हैं? कोई सी भी जेनेटिक बीमारी हो उसकी वाहक महिलाएं होती हैं और उससे प्रभावित जो है सबसे ज़्यादा पुरुष होते हैं। ठीक है, तो यह बीमारी अधिकांश पुरुषों में होती है, जबकि इसकी वाहक महिलाएं होती हैं। महिलाएं होती हैं, जबकि इसकी वाहक महिलाएं होती हैं। ये बताया जाता, देखिए आपको पता होगा कि गुणसूत्र होते हैं XX और XY। ये महिला में पाया जाने वाला गुणसूत्र है XX और ये पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र है XY। कहते हैं पुरुष के किसी एक गुणसूत्र पर भी अगर कलर विजन का जीन है तो उसके लक्षण आएंगे। ये बीमारी महिलाओं में तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगी जब तक लो उसके दोनों गुणसूत्रों पर कलर विजन का जीन ना हो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि पुरुष में एक से ही ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो पुरुष होते हैं और ये महिलाओं से, माँ से अगली जनरेशन में पहुँचती है कलर विजन। ठीक है, तो याद रखो ये वर्धानता जो है, जो कलर ब्लाइंडनेस है, आनुवांशिक बीमारी है और जितनी भी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं सब लाइलाज होती हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता। इसमें व्यक्ति को रंगों का आभास नहीं होता। इसलिए सेना में और आर्मी में, मतलब सेना में और रेलवे में कलर विजन वालों को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि रेलवे में भी हरे और लाल रंग का काम है और सेना में भी सिग्नल के रूप में रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बात भी नोट कर लें। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सेना व रेलवे में नौकरी नहीं मिलती। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को सेना में या रेलवे में जॉब नहीं मिलती है? उस बीमारी का नाम क्या है? तो वो है वर्धानता, या उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भैया? ये कह रहे हैं अगले सवाल में कि कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? सब बच्चों को पता है कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या हो सकती है? जूल, एम्पियर, किलोग्राम या मीटर। तो क्या होगी? जूल। क्या होगा मात्रा किसका? जूल। अब एक काम कर लीजिए, ऐसा देख लीजिए, ये तो हो गए भैया राशियाँ और ये राशियों के हो जाएंगे मात्रक। ये राशियां हो गई और ये उनके हो गए मात्रक। जैसे पूछेगा कि कार्य का मात्रक क्या भैया, तो देखिए कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल और ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी हम क्या बनाते हैं बेटा?
ऊर्जा का मात्रक भी बनाते हैं जूल। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? सब बच्चों को पता होगा, बल का मात्रक क्या होता बताइयो? न्यूटन। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अच्छा बताओ, पदार्थ की मात्रा का मात्रक? पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका मात्रक क्या होता है बेटा? मोल। अच्छा, तो ये भी पता होगा ताप का मात्रक? ताप का मात्रक या तो डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या लगाते हैं हम केल्विन। अच्छा, ये भी पता होगा ज्योति तीव्रता? ज्योति तीव्रता का मात्रक भी पता होगा कैंडिला। अच्छा, विभवांतर का मात्रक? विभवांतर का क्या होता भैया? वोल्ट। तो फिर आपको ये भी पता होगा शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक? का मात्रक होता है बेटा वाट। एक और लिख लेते हैं, 10 कर लेते हैं। देखिए, संवेग का मात्रक? संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। तो इसमें हमसे ये पूछा गया था कि बताइए कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? इकाई कहते हैं मात्रक को। तो भैया कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या है? जूल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में सामान्यतः मात्रक पूछ लिए जाते हैं। पेपर में मात्रक जो है क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखो, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी जूल, बल का मात्रक न्यूटन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, शक्ति सामर्थ्य का मात्रक वाट और संवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। चलिए देखो बेटा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम और कैडमियम। तो इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है? देखो, कैडमियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी सब जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव हैं। 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो उसे कहते हैं हिंदी में रेडियो एक्टिवता, अंग्रेजी में रेडियो एक्टिवता कहते हैं और हिंदी में कहते हैं रेडियो धर्मिता। बहुत नॉर्मल सवाल बोलूँगा मैं। जैसे क्वेश्चन आता है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी? रेडियो एक्टिवता की खोज रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी? तो खोज किसने करी थी बेटा? हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी? तो नाम आएगा हेनरी बैकुरल। अच्छा बताइए, रेडियो एक्टिवता की खोज जो हेनरी बैकुरल ने की थी उस समय वो किस क्षण का अध्ययन कर रहे थे? किसके अध्ययन के दौरान उन्होंने इसकी खोज करी थी? ये भी नाम आता बेटा, वो अध्ययन कर रहे थे पोटेशियम यूरेनस सल्फेट का। एक उनके हाथ में छड़ थी पोटेशियम यूरेनस सल्फेट, पोटेशियम यूरेनस सल्फेट की छड़ का अध्ययन कर रहे थे। उसे सफ़ेद कागज़ में वो लपेट के चले गए। कुछ समय बाद आकर देखा तो वो कागज़ काला पड़ गया। जब वो कागज़ काला हो गया तो उन्हें पता चला कि काला होने का कोई ना कोई कारण होगा, और इस तरीके से उन्होंने बताया कि इससे कोई अदृश्य किरणें निकली हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं हम, और बाद में रेडियो एक्टिवता की खोज हुई। एक सवाल आता है, रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है?
रेडियो एक्टिवता का मात्रक, तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक होता क्यूरी। क्या होता भैया? मैडम क्यूरी के नाम पर क्यूरी जो है उसका मात्रक है, इकाई है। एक और सवाल पूछा जाता है कि देखिए कौन से तत्व रेडियो एक्टिव होंगे, तो जिन तत्वों के नाभिकों में, जिन तत्वों के नाभिकों में N/P न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का मान या तो बड़ा हो या बराबर हो 1.5 के, 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है या उसके बराबर होता है, तो जिन तत्वों के नाभिकों में N/P ग्रेटर दैन या इक्वल 1.5 हो, तो वे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। वे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। और कौन कौन से इसके उदाहरण पूछे जाते हैं बेटा? तो यूरेनियम, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। रेडियम, रेडियम तो यूरेनियम से भी ज़्यादा एक्टिव है। यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, विस्मत है, प्लूटोनियम है, ETC कर सकते हैं। बहुत सारे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है 1s3, वो भी रेडियो एक्टिव है। और एक सवाल और पूछा जाता है कि प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व की अंतिम स्थायी अवस्था कौन सी होती है? प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व की अंतिम स्थायी अवस्था, तो वो होता है बेटा सीसा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व की अंतिम स्थायी अवस्था ये होती बेटा सीसा, लेड जिसको कहते हैं। प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व अंत में आखिर में तब्दील हो जाता है लेड में। लेड मतलब शीशे में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज कई बार पेपर में पूछा गया है। हेनरी बैक्यूरेल ने किस चीज़ से करी थी? पोटेशियम यूरेनस सल्फेट से। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी होता है। कौन से तत्व रेडियो एक्टिव होंगे? ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का मान या तो बड़ा हो या बराबर हो 1.5 के, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। कौन कौन से रेडियो एक्टिव तत्वों के उदाहरण हैं प्रमुख रूप से? तो यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, बिस्मथ, प्लूटोनियम और भी हैं ऐसे तत्व। प्रत्येक रेडियो एक्टिव तत्व अपने आखिरी किस स्थायी अवस्था में परिवर्तित हो जाता? तो सीसा या लेड में वो परिवर्तित हो जाता है। सीसा या लेड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये कह रहा है कमरे के तापमान पर या तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या उसे कह रहे हैं हीलियम। तो देखिए ब्रोमीन जो है उसका संकेत होता है बेटा 35V80 Br80 80 कह सकते हैं, ब्रोमीन का संकेत है। और ब्रोमीन के बारे में खास बात यह है, यह हैलोजन परिवार की धातु है। यह हैलोजन परिवार का तत्व है। और मैं आपको बता दूं जितने भी हैलोजन होते हैं वो समुद्री खरपतवारों से ज़्यादातर प्राप्त होते हैं। समुद्री खरपतवार या समुद्री शैवालों से। ये जो ब्रोमीन है यह कमरे के ताप पर द्रव या तरल अवस्था में
पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। देखिए आपको पता होगा जितनी गैसें हैं सब अधातु हैं। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है ना, आयोडीन है, एस्टेटीन है, ठीक है, हीलियम है। जितनी भी गैसें हैं सब अधातु होती हैं, लेकिन सब गैस होती हैं। ये एकमात्र ऐसी है जो क्या है, द्रव है। आयोडीन ठोस होता है, ब्रोमीन द्रव होता है, क्लोरीन गैस होती है। तो बताइए एकमात्र अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो नाम उसका ब्रोमीन। ब्रोमीन के उपयोग के बारे में दो बातें देख लीजिए। एक नाम आपने सुना होगा सिल्वर ब्रोमाइड, एक कंपाउंड का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसके बारे में बताया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में फोटोग्राफी में ये वो रसायन है जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। एक और है उसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। एक और है पोटेशियम ब्रोमाइड, इसे कहते हैं KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है नींद वाली दवाइयों में। नींद की दवाइयों में जो दिमागी रूप से परेशान लोग होते हैं, डॉक्टर उनको नींद की बीमारी दवाई देते हैं, और नींद की दवाइयों में पोटेशियम ब्रोमाइड मिलेगा। तो KBr और AgBr ये ब्रोमीन के कंपाउंड हैं। एक फोटोग्राफी में काम आता है और एक मेडिकल साइंस में औषधि के रूप में काम आता है। ठीक है, चलो भाई बाकी बाद में देखते हैं।